अच्छा ये अपना हाँ इसको ऑन कर दो। अच्छा भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो बेटा जो अब तक हमने कवर किया है वो आपके सेल्स टैक्स के प्रैक्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जिसके अंदर इवन वो चीज़ें भी हमने कवर कर ली जो कि डिफ़िकल्ट काउंट होती हैं। और जो आपने अभी फीडबैक मुझे दिया ऑन कैंपस और ऑनलाइन का कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो देन और वो भी रमज़ान में, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। इसी तरीके से जाना है सेम जज्बे के साथ। आज हमारा जो आज की क्लास का एजेंडा है, सबसे पहले तो हम आईकेप का पास्ट पेपर में मार्च 19 के इस क्वेश्चन का केस डी करेंगे और इस तरीके से ये हमारा मार्च 19 का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखें एक चीज मैं आपको चूंकि जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं तो मैं बताना भी चाहता हूं कि हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं, सो दैट कि आपको पता हो कि किस तरीके से कोर्स को हम टैकल करेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। सवाल सामने होगा, देखो सारा कोर्स में पढ़ा के, क्योंकि आईकेप की पहले स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती थी, मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाता था। हर दफा पेपर आता है, आई हैव टू थिंक के व्हाट नाउ, अब क्या करूं, किस तरीके से बच्चे को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेटा याद रखना पेपर पास है नहीं हुआ, हमारी सारी एफर्ट फजूल है। मैं तो इसको इसे काउंट करता हूँ। उल्टे भी लटक गए थे, पेपर पास नहीं हुआ, फजूल। तो पेपर पास करने के लिए क्या चाहिए और क्या करना है, तो मैं आपको जिस तरीके से ये लेके चल रहा हूँ प्लीज फॉलो करते रहना, चीजों को प्रैक्टिस करते रहना। अब इस सवाल में कोई खास इतनी दिक्कत नहीं है। मैंने इसको इसलिए कहा था कि डी को रुक जाओ क्योंकि इसके अंदर फिक्स एसेट आ रहे थे। तो लास्ट क्लास का आखिरी पॉइंट क्या पढ़ाया था, फिक्स एसेट था, राइट। अच्छा फिक्स एसेट में क्या पढ़ा हमने, बस बस यही तो पढ़ा हमने, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो थोड़ी सी वजाहत करता हूं, फिर इसको हम मिलके सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, राइट। अच्छा बेटा इस पार्ट को, और खास तौर पे वो बच्चे जो क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काफी बच्चे हैं जो बीच में ज्वाइन कर रहे होते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, राइट। अब तो रमजान की वजह से और ज्यादा चलेगा, रमजान में लोगों का मूड ही नहीं बनता होता, ठीक है। एज इफ के 30 दिन की छुट्टी है अल्लाह की तरफ से, वो छुट्टी नहीं है वो इम्तिहान है, तो उसमें भी काम करना होता है। बट ये बच्चे जो बाद में ऐड होते रहे बेटा, आप में जो भी बच्चा ऐड हो रहा है बीच में क्लासेस को अटेंड कर रहा है, पहली क्लासेस को जरूर देखें, ठीक है। और पहली क्लासेस में अगर आपको दिक्कत हो तो आपको मुझसे रब्ता करना है। किसी बच्चे ने कल मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर मैंने चूंकि बाद में ज्वाइन किया है तो प्लीज नोटिंग शेयर करें। अब मैंने डे 1 से आपसे क्या कहा था, नोटिंग शेयर नहीं करूंगा। अब मजबूरी ये है कि जो बीच में बच्चे आ रहे हैं उनकी वजह से शेयर करना पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए कि चलो बीच में आ गए जी, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, कुछ क्लासेस हो गई है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज तक की नोटिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मगर उम्मीद नहीं रखना। इसका मतलब क्या है, उम्मीद का मतलब यार मुझे शेयर करने में क्या दिक्कत होगी, असिस्टेंट को बोलूंगा कॉपी कर भेज दे। तो शेयर करने में ना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो रोज नोटिंग शेयर होगी आपके साथ, मगर एक चीज तुम प्रॉमिस करो कि क्लास में लिखोगे जरूर। लिखो, मैं रोज नोटिंग दूंगा तुम्हें, लिखो। लिखोगे नहीं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं एंड पे आके बहुत परेशान होगे। वो जो आखिर परेशानी होती है ना, वो तुम कितनी दफा गुजार के आए हो यार इस छोटी सी जर्नी में। तो उससे बचने के लिए अभी मेहनत कराना चाहता हूं। तो मेरी क्लास में चाहे लाइव हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे फिजिकल हो, आपको लिखना पड़ेगा, आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर आखिरी महीना आप सुकून से बैठे रहोगे, टेक्स्ट में आप बेफिक्र होगे, ठीक है। चलो बेटा इस सवाल को पढ़ो ताकि हम आगे ले जाएं। और वो सवाल क्या है कि डी वाले केस में क्या था। डी वाले केस को पढ़ते हैं एक दफा। ये था टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम, ओके, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है, सब ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जरा लिखवाओ मुझे, हेड नोट्स, राइट। हेड नोट्स में मिस्टर डी है, रिक्वायरमेंट क्या थी,
ये यहीं पे लिखी हुई है, मैं यहाँ से स्मार्ट वे में कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा क्यों लिखूं, राइट? नहीं, कॉपी नहीं हुई। अच्छा, और दूसरी चीज आखिरी था मंथ, फेब के महीने के लिए था, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप मुझे बताओ क्या करना है, मुझे इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है पहले। ओके, इनपुट टैक्स ये आसान है, ये इसके अंदर सिर्फ चूंकि एक फैक्टर नया है तो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। मेरा तरीका यही होगा, एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स अप मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल आएगा ना, इसके बाद जो अगले सवाल आएंगे उसमें ये चीजें खुद ब खुद आएंगी, खुद करोगे तुम। अब मैं आपकी हेल्प से कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ परचेजेस कौन सी है बेटा, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम, तो इस पे इनपुट टैक्स नहीं होता अनरजिस्टर्ड से परचेजेस की वजह से। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, फिक्स्ड। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट्स जो क्या है, मशीनरी है, कहां से परचेज की है, फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा जी, इस पे तो इनपुट मिलेगा ना भाई, परचेजेस चाहे रॉ मटेरियल की हो, परचेजेस चाहे पैकिंग की हो, परचेजेस चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, परचेजेस चाहे मशीन की हो, इनपुट मिलेगा, क्योंकि हमारी बिजनेस पर्पस के लिए परचेजेस हैं। तो बेटा इसकी अमाउंट कितनी है, 1.5। अच्छा, ये नेक्स्ट 2.5 मिलियन की मशीन है, और रेट क्या है बेटा, नहीं बेटा 18 हो गया है, तो अब 18 से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, 18% हो गया, तो हमारा इनपुट टैक्स कितना है, 450, ठीक है जी, ये हमारा इनपुट टैक्स आ गया। और कोई परचेज है, नहीं है, तो हमारा इनपुट टैक्स पहले क्या कहलाएगा बेटा, इनपुट टैक्स फॉर द मंथ कहलाएगा, ठीक है। इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया। अच्छा जी, अब क्या आएगा बेटा, आउटपुट टैक्स। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स के लिए आ जाओ इस क्लॉज पर्सन डी के पहले पे, टैक्सेबल सप्लाईज टू, ओके बेटा, टैक्सेबल सप्लाईज हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। कितनी है टैक्सेबल सप्लाईज, 1 मिलियन की है, और आउटपुट टैक्स का रेट भी 18% है, तो हमारे पास आ गया 180। अच्छा, फिर क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है, सेम है ना, यस अनरजिस्टर्ड पर्सन, नहीं बेटा अनरजिस्टर्ड नहीं है, सेकंड लाइन क्या लिखी है, एग्जाम सप्लाईज है, टैक्सेबल नहीं है, करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो बेटा, एग्जाम सप्लाईज टू। अच्छा, अब एग्जाम सप्लाई पे क्या करते हैं हम, कुछ भी नहीं, क्योंकि टैक्स नहीं लगता। हाँ अलबत्ता, हाँ अलबत्ता बेटा, एक काम करना होता है ना हमें, उसके लिए वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्प्ट की वैल्यू लिख लेते हैं, करते कुछ नहीं है हम, ठीक है। और वैल्यू ये हो गई। अच्छा, और कुछ है, नहीं, तो आ गया आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। अच्छा, अब बताओ क्या करना होता है, क्या करना होता है बेटा, लेस क्या, एडमिसिबल इनपुट टैक्स। इसके लिए हमें क्या करनी होती है बेटा, वर्किंग्स करनी होती है, वर्किंग 1 एंड 2, ये हमें वर्किंग्स करनी होती हैं, राइट। अब इस पे करनी नहीं करनी देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां तक समझ आ गया सबको, कोई सवाल तो नहीं है इसमें, क्योंकि सिंपल सी बात है अब तक। अब आ जाए वर्किंग पे, वर्किंग 1 का टाइटल बताओ, अपॉर्शनमेंट ऑफ रेजिडुअली इनपुट टैक्स, राइट, ओके। अच्छा, कितना अमाउंट है, 450। अच्छा, 450 हमारा इनपुट टैक्स है, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूं, टोटल
टोटल इनपुट टैक्स, ठीक है। और टोटल इनपुट टैक्स ये लिखने की वजह है क्योंकि आगे चल के ना इसमें कुछ वर्किंग्स होंगी, वो एडवांस लेवल पे, हायर एडवांस लेवल पे इसमें से कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आपको पता है कि हमें इसके बाद क्या देखना होता है, क्या कोई इनपुट टैक्स ऐसा है जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट से ताल्लुक रखता हो, कोई ऐसा इनपुट टैक्स है जो स्पेसिफिकली टैक्सेबल से ताल्लुक रखता हो, यानी एक्सक्लूसिविटी के साथ किसी का ताल्लुक बनाया गया, नहीं बनाया गया। इसका मतलब एलोकेशन चेक नहीं किया गया। जब एलोकेशन चेक नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें अपॉर्शनमेंट करेंगे, ठीक है ना, अपॉर्शनमेंट करेंगे। मगर ये देखो दो किस्म की सप्लाईज हैं तो अपॉर्शनमेंट तो होगा ना। ओके, तो हमें अब क्या करना है बेटा, एक चीज देखना, ये हमारा बेटा आ गया इनपुट टैक्स जिसे हमें अपॉर्शन करना है, राइट। अच्छा, अब हमें चाहिए कितनी सप्लाईज, जो जितनी भी इसकी सप्लाईज हैं से इसकी सप्लाईज हैं दो, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल की वैल्यू क्या है बेटा ये, और एग्जेम्प्ट की वैल्यू क्या है, एट। अच्छा, अब टोटल क्या है बेटा, टोटल हो गया हमारा 1.8। एक चीज और देख लो बेटा, आगे के लिए तैयारी करवा रहा हूं क्योंकि अब एडवांस लेवल पे जाएंगे ना क्वेश्चंस, मैं परसेंटेज भी बनाना चाहता हूं। ये कितने परसेंट है टोटल का, अगर मुझे ये देखना हो कि ये कितने परसेंट है, क्या करूंगा, इंटू 55, सही है, 55.55, ठीक है। ओके, ये परसेंटेज क्यों लिख रहा हूं, इसकी वजह है। अच्छा देखो बेटा, क्योंकि जो आईकेप का सजेस्टेड आंसर होता है ना, उसमें कहीं कहीं यूज होती है तो तुम्हें वो समझ नहीं आता, जब खुद देख रहे होते हो ये क्या है, तो वो समझाने के लिए कि देखो मेरे मेथड से ना स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, खुद होती हैं। मगर अगर आईकेप का सजेस्टेड सॉल्यूशन भी देखोगे तो वो वही बात है, मगर वो ना शॉर्टकट मारते हैं जो तुम्हें नहीं समझ आता और एग्जाम में वो फंसा देता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100, ये होगी परसेंटेजेस। अगर मैं फार्मूले के बजाय परसेंटेज लगाऊं तब भी एक ही बात है, ऐसे ही है ना। ये दिखाना चाहता हूं भाई, बात ये है कि सिंपली मेथड क्या है, परसेंटेज भी लगाओ भाई, परसेंटेज भी तो लगा सकते हो ना। अच्छा, और देखो मैं वर्किंग सी ना करूं, सपोज बेटा मैं वर्किंग ही ना करूं, बगैर वर्किंग भी यहां फिगर लाना चाहूं, तो ये परसेंटेज मुझे पता चल चुका है। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला है जो एडमिसिबिलिटी के लिए जाएगा, एक पहला वाला, दूसरा तो नहीं जाएगा ना, तो दूसरे की वर्किंग ही ना करें हम। तो इसी तरह सजेस्टेड सॉल्यूशन ऐसे होता है, तो उसमें फंस जाओगे, उस मेथड से करोगे, इस मेथड से सवाल खुद होगा, इस मेथड से खुद सवाल होता जाएगा। इसीलिए ये देखना कि मेथड वही है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये उठाया मैंने, ठीक है। और अगर सपोज कर लो वही सेम तरीके से कर रहा हूं तो परसेंटेज में भी इतना ही निकल आएगा, ठीक है। क्या करेंगे इसे, डिडक्ट। अच्छा जी, इसका क्या करना है बेटा, मगर वर्किंग तो कर रहा हूं, करने की हालांकि जरूरत नहीं है, डिसअलाउ होगा तो क्या करोगे भाई, डिसअलाउ का मतलब है, बताओ डिसअलाउ का क्या मतलब है, ना आउटपुट से डिडक्ट ना, तो जिसकी कहानी ही अधूरी तो उसे हम क्या आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा परसेंटेज के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, परसेंटेज के थ्रू भी हो सकता है, राइट। अच्छा भाई, एक वकास अप्रिशिएट योर मेथड, भाई थैंक यू वकास। अच्छा बेटा ये है डिडक्ट, नो डिडक्ट नो रिफंड, ठीक है बेटा शाबाश, डिडक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, आगे बढ़ना का मतलब है वर्किंग टू, करूं कि ना करूं, क्यों नहीं भाई, वर्किंग टू चलो लिखने तो दो, लिखने दो, नहीं लिखूं टाइम जाया होगा, चलो मैं फिर भी जाया करूंगा। 90% रूल क्या पढ़ा था हमने, ये रिस्ट्रिक्शन बेटा ये नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स इक्वल टू
90% ऑफ आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये रूल कब अप्लाई होता है? सारे इनपुट्स पे होता है, सिवाय हमारा इनपुट कौन सा है? तो ये तो अप्लाई होगा ही नहीं, इस स्टेप पे हम नहीं जाएंगे। तो ये होता, फिर वो कैसे मैनेज होगा वो अगले सवाल में सिखाऊंगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो दोनों होते तो इस फॉर्मेट पे पहले ही मैंने जगह उसकी रखी हुई है। आप इस मेथड को फॉलो करो बेटा, इससे बेहतर मेथड नहीं है, ठीक है ना? इस मेथड से बेहतर कोई मेथड नहीं है। आप कोई भी सवाल करो, आप वापस आके, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा ऐसा नहीं आया जो कि सर आपके मेथड से सेल्स टैक्स का सवाल नहीं हुआ। कोई भी सवाल होगा, मुश्किल से मुश्किल होगा, ट्रिक क्वेश्चन होगा, तब भी आपका हो जाएगा इस मेथड से। इसके स्टेप फॉलो करो। तो अगर यहाँ नॉर्मल इनपुट भी होता, फिक्स एसेट वाला भी होता, तो अगला सवाल कर रहे हैं उसका बेटा। चलो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ क्या होगा? ये वर्किंग नहीं होगी, होगी नहीं, क्योंकि सारा इनपुट किसका है? आ जाओ यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है वर्किंग टू। वर्किंग टू है ही नहीं, सिर्फ एक ही वर्किंग है इसकी। आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखूं बेटा? एक ही चीज लाऊंगा, और वो क्या है? ये, ठीक है। तो क्या बन गई बेटा में? सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। हाँ, नेगेटिव आने दो बेटा, आने दो भाईजान, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा है, क्योंकि यही तो बात समझानी है। इसको मैं खुद करवा रहा हूं, इसकी वजह है बेटा। अब आप देखें इसके बाद एड, हाँ, अब फर्दर टेक्स्ट जो है ना वो ऐड कर रहे हैं हम। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा, सॉरी, ओके बेटा, एग्जाम्प्ट है। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड बेटा, क्योंकि फर्दर आई वाज अंडर द इंप्रेशन। चलो भाई, अब इसका सवाल का जवाब यही है, नेगेटिव है। अब मुझे जो समझाना था ना आपको बेटा, वर्किंग टू इसलिए नहीं की, ज़ैनब के पिछली क्लास में हमने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा था। 7 था, 7 नंबर पॉइंट तुमने नहीं लिखा होगा ज़ैनब। वो 7 नंबर पॉइंट लिखा था नहीं लिखा था, पहले ये बताओ। हमने कहा था कि 90% की रिस्ट्रिक्शन फिक्स एसेट पे अप्लाई नहीं होती। हाँ, नहीं लिखा था ना, देखो अब लिख लो बेटा, अब लिख लो। हमने पिछली क्लास में ये बात स्टडी की थी, लास्ट में आके। अच्छा, और जो बच्चे इस क्लास में ऐसे मौजूद हो जिन्होंने बीच में अगर कुछ क्लासेस मिस की हैं, तो बेटा मुमकिन है कि आपको चीजें उस तरीके से फॉलो ना हो, बट डजंट मीन कि ये चीजें मुश्किल हैं, ये चीजें आसान हैं। अभी जिस बच्चे ने क्लास पूरी अटेंड की है उसके लिए ये चीजें बहुत आसान है। आपने करना क्या है? आपने पिछली क्लास 1 पे जाना है। 1 तो बहुत ज्यादा ओरिएंट मैंने किया था, लास्ट में आके एक पॉइंट पढ़ा था। लास्ट कोई 15-20 मिनट की क्लास है, वो देखो, उसके बाद आओ। हालांकि पूरी क्लास इंपॉर्टेंट थी, वो 1 भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। फिर बेटा आके आहिस्ता आहिस्ता होगी चीजें समझ आ जाएंगी। ये रूल थी ज़ैनब बेटा, ये रूल था, ये मैंने लिखवाया था। 90% रूल डज नॉट अप्लाई टू क्या? फिक्स एसेट और तो इसलिए हमने वर्किंग टू नहीं की, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा तवज्जो से, अब तवज्जो से बात सुने, क्योंकि अब हमने आगे भी जाना है, मगर उससे पहले तवज्जो बेटा, ये नेगेटिव आ गया। अगर 90% की लिमिट लगती है ना, तो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। 90% की लिमिट में नेगेटिव आना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्ट करके उसको लेके जा रहा है, उसको आउटपुट के 90 के बराबर लेके जा रहा है। आउटपुट के 90 के बराबर, तो आउटपुट का 10% तो आएगा ही आएगा ना। इसीलिए 90% की लिमिट इसलिए लगाई गई थी ताकि किसी का इनपुट ज्यादा भी हो तब भी उसको रोक लो, ताकि पेएबल आ जाए, राइट। मगर ये लिमिट किस पे नहीं लगाई जा रही? वजह क्या है? शाबाश, इकोनॉमी की प्रोटेक्शन के लिए। ये फिक्स एसेट्स आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अगर उसको रोकेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो वो डिस्करेज होंगे। डिस्करेज नहीं करना चाहता,
तो फिक्स एसेट्स जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां सारा इनपुट मिलता है, मिलता रहे। अब ये नेगेटिव आ गया, क्या करेंगे इसको? ये कैरी फॉरवर्ड हो गए, अगले महीने के इनपुट में आ जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड कहलाएगा। इसका मतलब है सुनना तवज्जो से, जो मैंने बातें सिखानी थी ना इसमें, वो उसका आखिरी पॉइंट तक पहुंच गया हूं। और वो ये है कि 90% की लिमिट की वजह से भी एक कैरी फॉरवर्ड आता है वर्किंग टू में, और यहां पे भी स्ट्रेट लेस करते वक्त भी नेगेटिव आ सकता है। अब मैं आगे बता नहीं रहा, तुम बताओ कि कैरी फॉरवर्ड टोटल कितने आ सकते हैं, एक या दो? दो। अगर फिक्स एसेट का होगा तो यहां एडमिसिबल इनपुट टैक्स लेस करते वक्त नेगेटिव आ जाएगा, और अदर देन फिक्स एसेट का होगा तो वर्किंग टू में होगा, क्योंकि वर्किंग टू फिक्स एसेट की होती ही नहीं है। वर्किंग टू में फिक्स एसेट की कोई चीज जाती ही नहीं है। मुझे बताओ वर्किंग टू में फिक्स एसेट क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस वर्किंग का मकसद है 90% की लिमिट लगाना, और वो लिमिट नहीं लगती किस पे? इसका मतलब वर्किंग टू फिक्स एसेट के लिए नहीं है। बस ये समझ लो, आगे बढ़ेंगे फिर। क्या ये बातें समझ आ गई? अच्छा, अब ये सवाल जो था, ये सवाल क्या आप आज सारे, एवरी वन ऑफ यू, जिसने पहले भी किया था और अभी भी मेरे साथ इसको सॉल्व किया है, क्या सारे आज इसको रात सॉल्व करोगे? एवरी वन ऑफ यू, क्या ये सॉल्व करोगे? रोजे में झूठ नहीं बोलोगे? उस वक्त क्या बोल रहे हैं, उस वक्त रोजा नहीं होता, तो झूठ तो अभी बोल रहे हो ना यार, उस वक्त रोजा नहीं होता अभी तो। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो बेटा? लाजिमन तुमने बेटा इसको सॉल्व करना है, बेशक स्पीड से करो, मगर राइट एवरीथिंग, प्लीज राइट एवरीथिंग। शुरुआत है ना, जितनी मेहनत अभी करोगे ना, आगे आसानी है। अभी लेजी हो जाओगे, मुश्किल पड़ जाएगी बेटा, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर, कैरी फॉरवर्ड टू बेटा यहाँ आएगा। देखिए जब हम फिक्स एसेट को लेस करते हैं ना, तो यहां नेगेटिव जब आए ना लायबिलिटी में, तो वो कैरी फॉरवर्ड फिक्स एसेट का होता है। जब लायबिलिटी में नेगेटिव आ जाए, कभी मैं दिखाऊंगा आगे सवालों में। ठीक है रोशनाई बेटा, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि फिक्स एसेट का इनपुट, मगर फिक्स एसेट का यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आ सकता है और दूसरा वर्किंग में आ सकता है। जी, वो अभी आगे के सारे सवालों में वही होगा। दो तरीके से पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड आता है। करंट मंथ का आने से ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, असल मसला होता है पिछले को कैसे टैकल करेंगे। इसमें सारी बेटा फॉर्मेट में चीजें मौजूद हैं, कौन सा कहाँ ऐड होगा, कौन सा कहाँ जाएगा, मैं सारा करके दिखाऊंगा। राइट। अच्छा बेटा, अब एक चीज तवज्जो से देखना, ये तो था हमारा अब तक का जो एजेंडा था, वो हमने कवर कर दिया। कितने टॉपिक्स हो गए बेटा? 7 हो गए। अच्छा, क्या क्विकली रिवाइज करोगे मेरे लिए एक दफा? कमाल हो गया, वाह बे वाह। जल्दी जल्दी रिवाइज करो सारे। सारे बेटा रिवाइज करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। अगर तुम आईकेप के 3 घंटे सुकून से गुजारना चाहते हो और इम्तिहान से पहले 2 महीने रोना नहीं चाहते, तो अभी मेहनत करो यार, अभी मिलके मेहनत करते हैं, फिर वो टाइम बड़ा अच्छा गुजरेगा। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारा टारगेट है, ये देखो पेपर कौन सा है बेटा? लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट। अब हमारा टारगेट है ये सवाल सॉल्व करना, इसमें जो सवाल आ रहा है वो सॉल्व करना। यानी बिल्कुल अभी हमारी आज 7वीं क्लास है, पहली को मैं काउंट नहीं करूं तो 6th क्लास है, और लास्ट अटेम्प्ट के पेपर तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब हमारा टारगेट होगा इससे सॉल्व करना। अब मैं क्या करूंगा, आपको उसके रेलिवेंट टॉपिक्स नोट करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, अब इसके अंदर जो लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया है उसमें कुछ सिमिलर चीजें हैं जो आपने अब तक पढ़ी हैं और कुछ चीजें सिमिलर नहीं होंगी, काफी चेंजेस होंगी। ठीक है, लेंदी सवाल है, देखो ये छोटा सवाल नहीं होगा, इसको सॉल्व करते करते काफी 3-4 और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, मगर टारगेट रख रहा हूं मैं। टारगेट का मतलब ये नहीं कि अभी आप कल करोगे इसको, नहीं, अब मेरा टारगेट है ये सवाल करवाना। तो इस सवाल में जो चीजें एग्जामिन हुई हैं उस तक लेके जाने के लिए बीच में मैं और सवाल देता जाऊंगा, कुछ अपने बनाऊंगा। द मोमेंट कंप्लीट हो गए ना, ये सवाल तुमने सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा। अब 2 क्लासेस लगे, 3 लगे, हम अपने अंदाजे से नहीं बताएंगे, हम पेस से जाएंगे, जिस पेस से तुम लर्न कर रहे हो। मगर द मोमेंट कंप्लीट हो गया ना बेटा, मैं आपको कहूंगा बट भाई ये सवाल सॉल्व करो, क्योंकि इसकी सारी चीजें तुम सीख चुके हो। मगर एक दफा पढ़ते हैं, जो सीख चुके हैं वो तो देख लेना, वो देख लें जो सीख चुके हैं, और जो सीखेंगे वो हम आज आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। मगर मेरा टारगेट है ये सवाल सॉल्व करवाना 2 से 3 क्लासेस में। तो आर यू रेडी? कर लोगे बेटा? चलो भाई, ऑनलाइन रेडी? ऑनलाइन रेडी बेटा? चलो शाबाश, चलो बेटा इस सवाल को पढ़ते हैं, उस हिस्से को जो हम अब तक कवर कर चुके हैं। आओ भाई, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग a sole proprietorship is registered under Sales Tax Act 1990. CE is engaged in business of manufacturing and supply auto parts. Following information is given for February 23. पहले ये तो सबको आता होगा। Purchases कौन सी? Taxable goods from, taxable goods from supplies to, और सब ये तो सबको आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ओके, अब देखिए, एक आपका इमीडिएट लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है, और ट्रांजैक्शन काउंट करो कितनी है? 10 के बाद ये भी काउंट करो, 1 2 3 और, क्योंकि इसका एक नंबर इस पे चला जाएगा, तो कितनी हो गई? 13। इसका मतलब है इन नोट्स को समझना पड़ेगा सारा सब। अब ये जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, ये डिफिकल्ट लेवल है। इस डिफिकल्ट लेवल से पीछे भी जाओगे ना, इसके बराबर सवाल होगा, इससे हायर नहीं होगा, इससे लोअर नहीं। इस ये डिफिकल्टी लेवल रखो हाई। जो बच्चा ये सवाल कर गया, जी बेटा 19 मार्क्स, 19 मार्क्स मैंने बेटा आपको दिखाया था, 15 + 4 19 मार्क्स है। 19 मार्क्स का सवाल है, तो इसका मतलब है बिल्कुल पक्का जन्नत में। ये पर समझ लिया तो पेपर पास, वही ना, ये कर लिया पेपर पास। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसकी हाई है, ऐसे ही सवाल आएंगे। अब पहली टेक्निक सीखो बेटा। पहली टेक्निक क्या होगी? इसको पढ़ते वक्त इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। बहुत सारी ट्रांजैक्शन तुमने अभी पढ़ी भी नहीं है, तुम्हें समझ भी नहीं आएंगी, मगर इतना तो होगा ना, परचेज से ताल्लुक है या, तो थोड़ा ना प्लीज बेयर विथ मी, सब्र से जाना। ये एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ही कौन सी वाली? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड वायर्स एंड केबल्स of 6 million which were used to repair machinery। अब आप पढ़ोगे, अभी पढ़ा नहीं है। वायर्स एंड केबल्स का इनपुट नहीं मिलता, किसी टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका इनपुट अलाउ नहीं होता। अभी बढ़ाया नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स 14 million परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। परचेज कहां से किए और कहां? अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कॉटेज इंडस्ट्री। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कॉटेज इंडस्ट्री का, स्मॉल मैन्युफैक्चरर को कहते हैं, वो सीखेंगे आप। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर, इसका मतलब सेल्स पे आ गए, सेल्स पे आ गए। ऑटो पार्ट्स ऑफ 5 million विच वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये केस पढ़ेंगे कि फ्री में होता है तो क्या होगा। ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 million विच वर विथड्रॉन बाय द ओनर, ओनर जाती यूज करे तो क्या होगा। मैं आपको ये पढ़ के सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि आपके सवाल में कोई चेंज नहीं आ रहा, सवाल ट्रांजैक्शन एनालाइज करने के। होगा वही, इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आउटपुट होगा। तो सारा सेल्स टैक्स यही है बेटा, सारा सेल्स टैक्स अब क्या है, यही है। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ट्रांजैक्शन एनालाइज करना आती हो, उसका रेलिवेंट ट्रीटमेंट पता हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ। रॉ मटेरियल ऑफ 2 million विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर पर्सनल यूज। अब एम्प्लॉई को दे दें,
जाती इस्तेमाल में ले जाएं, फ्री में हो, ये सारे केस पढ़ेंगे आप। गुड्स ऑफ 32 million which were sold to prey traders at credit और PT paid the amount within 10, अब which means के क्रेडिट पे परचेजेस होंगी तो क्या होगा। नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड 16 million प्रोवाइडेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये था परचेज थी पहले, अब सेल थी टू कॉटेज इंडस्ट्री। अगेन एक कॉन्सेप्ट है। रॉ मटेरियल ऑफ 25 million वर डिस्ट्रॉयड, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट होगी, ये पढ़ेंगे आप। रॉ मटेरियल ऑफ 26 million वाज रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न हो जाए तो क्या होगा, हम गुड्स रिटर्न करें तो क्या होगा। As sales invoice of 8 million dated, ये डेट देख लो बेटा, was erroneously not declared, ये पढ़ा हुआ है तुमने। ये देखो 15 जुलाई 22 पे 8 मिलियन की एक इनवॉइस है, erroneously not declared in the return for the month of July and onwards। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो तुम कर ही सकते हो भाई, सेल्स इनवॉइस कितने मिलियन की है, तो 8 मिलियन की सेल्स इनवॉइस है, ठीक है। गौर से देखना बेटा, क्या इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस है, और कब आपने की है, 15। तो अब क्या करोगे, मारूंगा 6 महीने वाले को, यही तो ट्रिक क्वेश्चन था भाईजान। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, वो परचेज था, वो परचेज था, इस ये अलग चीज है। लोग देखो, परचेज पे इनपुट क्लेम ना कर सको, परचेज पे इनपुट क्लेम ना कर सको तो कितने महीने, सेल के लिए कोई महीने नहीं है, पैसे दो ऐसे रख। अगर सेल इनवॉइस मिस हो जाए ना, 6 महीने नहीं है। ये ट्रिक क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने ट्रिक किया हुआ था, ये फलानी इनवॉइस नहीं इनवॉइस, ये तो सादा सा सवाल था। बच्चा ना कहाँ फंसा, हाँ देखो 6 महीने, मैं भी तुम्हें ट्रैप कर गया ना, मैंने कहा देखो पढ़ा हुआ है, पहुंच गए, ये नहीं देखा कि हाईलाइट किया वो वर्ड कौन सा है, सेल नॉट परचेज। तो इसका मतलब क्या है कि हम मार्क्स लूज करने की एक वजह क्या होती है, तवज्जो ना करना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, समझ तो आ गया ना ये बात ही। चलो नेक्स्ट, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न्ड, भाई वही गुड्स रिटर्न हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल था 1 पॉइंट, अब इलेक्ट्रिसिटी की परचेज, गुड्स की परचेज है, उसका भी इनपुट होता है। और ये ब्रॉड फॉरवर्ड की जो आप बात कर रहे थे बेटा, वो ये है, हर सवाल में होता है कि सेल्स टैक्स पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्या करेंगे। अब ये देखिए, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी है हाई, हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सवाल है 19 मार्क्स के लिए। जी बेटा करेंगे करेंगे, मगर फॉर्मेट में बेटा ये इनबिल्ट है सारे, तुम्हें टेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी चीजें तुम फॉर्मेट सीखते जाओगे, खुद ब खुद आती जाएंगी, बॉक्स फिल करते जाओगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको ट्रांजेक्शन्स अगर मैं बताता जाता कि इसका इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके क्या, तो क्या तुम सवाल का फॉर्मेट याद था, तो इसका मतलब आप जिस तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, अब मेरा टारगेट है बेटा इस लेवल पे लाना, तुम्हें इस लेवल पे लाना, राइट। अब इस लेवल पे लाने के लिए मुझे टॉपिक्स नंबर कर करके, अब ये जैसे लाइक आई सेड, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है, इससे पहले यहाँ आते आते 3-4 और सवाल हम करेंगे, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, बेटा सारे केस हो चुके हैं, अब अटेम्प्ट करो। और जो बच्चा इसको अटेम्प्ट कर जाएगा वो आईकेप का आने वाला पेपर भी अटेम्प्ट कर जाएगा। ये इस लेवल की बात है, क्योंकि इसको करते करते इतना कुछ आप पढ़ चुके होते हो, राइट। अब आज स्टार्ट करें बेटा, आपके लिए टारगेट मैंने सेट कर दिया है, अब हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं। बेटा कितने टॉपिक हो चुके हैं, कितने, ओके 7। अच्छा बेटा 7 में अब लिखो नंबर 8। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा लिखो नंबर 8। नंबर 8 है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। नंबर 8 में एक डेफिनेशन है, और ये तुम्हारे सामने खोल के बेटा इसको मैं लिखवाऊंगा, सुकून से, टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज नंबर होगी आपके लिए। ये इसको पिक्चर विक्चर लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनेंगे इसके, मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा तुम्हें कि क्या क्या आती है। नंबर 8 इज व्हाट, डेफिनेशन ऑफ वर्ड क्या है, सप्लाई। अब इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, ठीक है विकास। मैं भी
इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेल्स इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, सेल्स इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर टू, ठीक है बेटा लिख सकते हो। अच्छा बेटा तवज्जो करना, वकास तवज्जो बेटा, राइट। पहली चीज क्या है, अभी जो तुमने सवाल पढ़ा इसमें 3 ट्रांजैक्शन इस डेफिनेशन से थी, 3 ट्रांजैक्शन इसकी सिर्फ एक जगह से थी और वो डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि ये लॉ जो है ना बेटा, ये लॉ अगर ऐसे पढ़ाया जाए ना A through Z तो आखिर में कुछ नहीं समझ आता, इसीलिए इसको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। इसको पढ़ाने के लिए हम अलग तरीके से जाते हैं 1 by 1 करके। अब हम सप्लाई, आप सप्लाई की टाइप तो पढ़ चुके हो, 2 किस्म की सप्लाई होती है, टैक्सेबल और टैक्सेबल की कितनी किस्में, 2, कौन सी, नॉर्मल और जीरो रेटेड। ओके, अब हम सप्लाई की टाइप में जो वर्ड सप्लाई इस्तेमाल हुआ है उसको पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, राइट। इसमें बेटा आएंगी मल्टीपल सिचुएशंस, मल्टीपल, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें, आपको नोटिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको डेफिनेशन तो दिखा रहा हूं बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नोटिंग है जो तुम करोगे, ठीक है। लिखो अब नंबर 1, पहले तो हमने क्या लिखा, डेफिनेशन ऑफ क्या, सप्लाई, और उसमें आता है केस 1, केस 1 बेटा, सप्लाई मीन्स अ सेल, सेल पहली चीज है, सप्लाई मीन्स क्या, सेल। लिखो बेटा सेल, सप्लाई मीन्स अ सेल। ऑनलाइन बेटा नोटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबने लिखना है बेटा, सप्लाई मीन्स अ सेल। अब मुझे एक बात बताओ, इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ का नाम क्या है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। किस चीज को इसने टैक्स किया है, सेल को, सेल को। नाम में सेल्स टैक्स है, मगर जब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट देखा, निकाहनामा जिसे कॉन्ट्रैक्ट है, हमने देखा निकाह, हम खुश हो गए, सेल्स टैक्स, सेल पे टैक्स है ना, हमने जल्दी जल्दी साइन किया, पता चला बाद में ऐसी चीजें हो रही जो हमने सोची भी नहीं थी। हमने कहा था दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ डील, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ डील। उन्होंने कहा नहीं, इसकी नेचर ही ऐसी है, इसकी तो नेचर ही ऐसी है। समझ रहे हो बात, आई होप कि तुम समझ रहे हो बेटा। वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट सेल्स टैक्स एक्ट है, नाम का क्या है, सेल्स टैक्स। हमें कैसे का, बस सेल पे टैक्स लेंगे तुमसे, सेल पे। जब हम आगे गए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कहते सेल तो एक चीज थी, इधर 9 और चीजें हैं, 9 और हैं। हम नाम का क्या है, सेल्स टैक्स, अंदर गए दरवाजे के अंदर क्या लिखा है, सप्लाई पे टैक्स देना पड़ेगा। अब जो कहा अच्छा चलो सप्लाई पे दे देंगे टैक्स, सप्लाई की मीनिंग तो बताओ। कहता है सप्लाई की 9 में से सिर्फ एक चीज सेल है, 9 में से सिर्फ एक सेल, तो 8 क्या होंगी, और चीजें। इसका मतलब ये तो धोखा हो गया, धोखा नहीं है, नाम का क्या है, सेल्स। तो सप्लाई टैक्स बोलो ना यार उसको, सप्लाई। कहते सप्लाई बोलते तो तू भाग जाता, लोग हड़तालें करते, स्ट्राइक करते, हुकूमत को गालियां देते, जैसे लोग वैसी हुकूमत, टैक्स लगाने का ऐसा तरीका निकाल के आती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। आपको पता है एक दफा सेल्स टैक्स एक्ट को खत्म करके एक लॉ ला रहे थे, लॉ का नाम था वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, नाम ही ये लिख रहे, दुनिया भर में वीएटी बोला जा रहा है। हमने कहा वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट लाना चाहते, लोगों ने कहा स्ट्राइक, और सच्ची कहानी बता रहा हूँ, स्ट्राइक। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा ना जी, हम तो हमारे ओवर माय डेड बॉडी, ऐसे कैसे लगाने देंगे, ये पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, हमारे बिजनेस ही खत्म कर देंगे ये तो। उन्होंने की स्ट्राइक, एफबीआई ने कहा ओके हम नहीं लगा रहे। उन्होंने सेल्स टैक्स एक्ट का नाम तो ऊपर चेंज नहीं किया, अंदर से सब चेंज कर दिया, अंदर से सारा चेंज कर दिया। आपको पता है 1990 में ये हुआ था, अंदर से कहा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 83 तक सब चेंज, रिफ्रेश। अब नाम क्या है, और वही जो, इसका मतलब जो कानून लाना चाहते थे वो ले आए, मगर एक चीज पुरानी रहने दे दी, नाम वही है, ठीक है। तो जैसे लोग वैसे हुक्मरान बेटा, और जैसे हुक्मरान वैसे लोग।
तो इस तरह तो चलता रहेगा ना। तो पहली चीज क्या है बेटा, सेल्स टैक्स ने किसे टैक्स किया, सेल को कि सप्लाई को? सेल या सप्लाई? सप्लाई को टैक्स किया है। तो तुमने टैक्सेबल सेल देखा था या टैक्सेबल सप्लाई देखा था? एग्जेम्प्ट सेल देखा था या एग्जेम्प्ट सप्लाई देखा था? सप्लाई। सेल की किस्में बताई थी या सप्लाई की किस्में बताई थी? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा कुछ इस तरह है कि ये है डोमेन बेटा सप्लाई का, और सप्लाई की डोमेन में से सिर्फ एक चीज क्या है, सेल है। अगर सेल पे टैक्स होता तो छोटी सी चीज टैक्स होती, इसीलिए उन्होंने किस चीज को टैक्स किया, सप्लाई को टैक्स किया। वाइडर डिफरेंस क्या है सेल और सप्लाई में? सप्लाई इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन सेल। ठीक है जी बेटा जी। ओके नेक्स्ट बेटा, पहली चीज हो गई, लिस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मारूंगा नहीं लिखोगे तो। ऑनलाइन वाले बेटा लिखो, सप्लाई मीन्स क्या, सेल। ओके अब आगे देखना, और अदर ट्रांसफर। चलो भाई लिख लेते हैं, अदर ट्रांसफर यानी सेल ना हो अदर ट्रांसफर हो, सेल ना हो अदर ट्रांसफर हो। ओके अदर ट्रांसफर, अदर ट्रांसफर। अब अदर ट्रांसफर की एक मिसाल सुन लो पहले। भाई मैं गया टीसीएस ऑफिस और मैंने जाके ना उसको एक जैसे रख दी उसके सामने टेबल पे, ये लो जी वाटर कूलर। वाटर कूलर, वही वाटर कूलर क्यों लाए हो यार, लाहौर में एक बंदे को भेजना है, ठीक है। तो मैंने अपना वाटर कूलर टीसीएस के हवाले किया, ट्रांसफर किया। क्या ये वाटर कूलर टीसीएस का हुआ? नहीं। क्या वो उसे बेच सकते हैं, यूज कर सकते हैं? नहीं। अदर ट्रांसफर को हमने देखना है कि ऐसा कौन सा अदर ट्रांसफर है सेल के अलावा, अदर ट्रांसफर जो यहां कवर हो और उस पर सेल्स टैक्स लगे। तो सिर्फ अदर ट्रांसफर नहीं, सेल के अलावा कौन सा अदर ट्रांसफर। अब पढ़ते हैं आगे, अदर ट्रांसफर कौन सा है? ट्रांसफर कौन सा, ये अदर ट्रांसफर ऑफ क्या, किस चीज का, राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स। ट्रांसफर किस चीज का है, राइट का। अदर ट्रांसफर ये लिखना है बेटा, ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स। अब की वर्ड आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज ओनर। अब मुझे तुम बताओ बेटा कि सेल ना हो, सेल ना हो, कोई और ट्रांसफर हो मगर रेसिपिएंट को वो ओनर बना दे। ओनर भी ऐसा कि वो बेच भी पाए, बेचना जरूरी नहीं है उसको, उसके पास राइट मिल चुका है कि वो उस चीज को बेच सकता है। मैंने आपको मिसाल दी कि मैंने कूलर, वाटर कूलर जो था टीसीएस को दिया ताकि लाहौर में एक बंदे तक पहुंचाए, ये यहां कवर्ड नहीं है। चलो दूसरी मिसाल सुनो, मैंने क्या किया, मैं बनाता हूं वाटर कूलर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा। मैंने एक वाटर कूलर उठाया, रमजान का जमाना था, मैंने एक एम्प्लॉय को दे दिया, ले बेटा गिफ्ट, ये बेटा गिफ्ट, आज तू घर ले जा। एक एम्प्लॉय को वाटर कूलर दे दिया मैंने मुफ्त में। अब इसको एनालाइज करो, क्या ये सेल है? नो, सेल तो नहीं है। अदर ट्रांसफर है, हाँ, मगर रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। पढ़ो 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 पढ़ो, रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। ऐसा अदर ट्रांसफर जो रेसिपिएंट को दो चीजें दे दे, एक ओनरशिप और दूसरा राइट टू सेल। अब उस बंदे को मैंने देखा था, यार देखो थोड़ा सा ना रोजा उसको लगा हुआ है तो वाटर कूलर दे रहा हूं, चल बेटा तू पानी शरबत बना के पीना। वो बंदे ने कहा वाह जी वाह, वाटर कूलर, दरवाजे से, गेट से, फैक्ट्री से निकला, बेच दिया उसने वहीं पे। उसकी मर्जी, उसका वाटर कूलर, उसकी मर्जी, हमने तो उसको गिफ्ट में दे दिया ना। विच मीन्स कि यहाँ एग्जाम्पल कौन सी होंगी, एग्जाम्पल कौन सी होगी, लिखो एग्जाम्पल। सबसे पहले कौन सी एग्जाम्पल आ गई बेटा, गिफ्ट। मैं गिफ्ट में आ गया ना, अदर ट्रांसफर, अगला ओनर बन जाता है। ठीक है, एक और, हाँ नहीं एक बात सुनो ना, KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट,
वही तो मैं सोच रहा था भाई, बाय वन वो लूट लो। हाँ, अगर आपके पास है ना स्कैन किया हुआ, तो बाय वन, वो जो गेट वन फ्री है, गेट वन फ्री, वो सेल नहीं है भाईजान। देखो सेल थोड़ी है, सेल के तो कंसीडरेशन होती है। कहा बाय वन गेट वन फ्री, वो जो गेट वन फ्री है उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? कवर होगा कि नहीं होगा? आपको पता है गेट वन फ्री पे टैक्स लगा के देते हैं, हम समझते हैं मुफ्त में मिला, टैक्स लग के मिला है। भाई क्यों गेट वन फ्री? यार अदर ट्रांसफर है ना, मैं ओनर बन जाता हूं उसका। जी सेल कैसे हुई? सेल की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कंसीडरेशन होती है। सेल में दो अक्लमंद लोग हो, दोनों में से कोई पागल ना हो, नशा किया हुआ ना हो, ऐसे होता है ना सेल की रिक्वायरमेंट। सेल की डेफिनेशन, सेल के इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टी हो और कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो। इधर क्या कंसीडरेशन है? सेल, अच्छा क्यों नहीं कर सकता? मैं निकला बर्गर बेच दिया मैंने, तुम्हें किसने रोका यार? देखो ना उसमें, अच्छा इसमें बेचना भी कहा, अदर ट्रांसफर ऑफ टू डिस्पोज ओनर। भाई यहाँ बेचना कहाँ लिखा है? डिस्पोज लिखा है, भिखारी को दे दिया। सही बोला इसने, डिस्पोज कर दिया मैंने। भाई क्लियर हो गई बात बेटा? देखिए ये मिसालें हैं बेटा, ये मिसालें हैं, ये कोई लॉ नहीं है। लॉ तुम्हारे सामने दो लाइनों में है, मैं उसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि ऐसा ट्रांसफर, हर अदर ट्रांसफर नहीं, हर अदर ट्रांसफर नहीं। कौन सा अदर ट्रांसफर? जो आगे रेसिपिएंट को क्या बना दे। मैंने दो मिसालें दी थी तुम्हें, चलो एक और सुनो। नहीं, एक गिफ्ट और एक गेट वन बाय वन। अब एक और मिसाल लिखो, ये मिसालें, मिसालें आपकी मर्जी जितनी लिखो ना लिखो। तीसरी मिसाल लिखो बेटा। तीसरी मिसाल क्या है? सैंपल। सैंपल, जब हम सैंपल में चीजें लेते हैं तो वो सेल थोड़ी होती है। सैंपल में चीजें मिलती हैं, वो भी तो यहां कवर हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें लिखा होता है नॉट फॉर सेल, और हम अकीदे से उसको बेचते हैं, उसका मार्केट है। सच्ची बताऊं, किसी भी शहर में जाओगे ना तो ऐसी चीजों का अलग से मार्केट होता है। भाई आपको कौन सी चीज चाहिए? नॉट फॉर सेल। ठीक है, कितने ईमानदार लोग हैं हम पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अब देखो ओरिजिनल कहानी यहीं तक थी, ओरिजिनल लॉ की कहानी यहीं तक थी कि मैं भाई दो को टैक्स करूंगा। अब क्या हुआ? मुल्क चल नहीं रहा, इसको भी टैक्स कर, इसको भी टैक्स कर, इसको भी कर, इसको भी कर, ट्रांजैक्शन बढ़ती गई। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरी चीज क्या है बेटा? अब देख काउंट कर रहे हो, पहली क्या हो गई और दूसरी क्या हो गई, समझ आ गई दोनों? आगे जाओ बेटा। इंक्लूडिंग सच सेल आर ट्रांसफर, सच सेल आर ट्रांसफर, यानी जो ऊपर बताई गई चीजें थी, सच सेल आर ट्रांसफर। मुझे एक बात बताओ, सेल में हम पैसे देते हैं और अदर ट्रांसफर में पैसे का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं भी है, मगर सेल करते वक्त या ट्रांसफर करते वक्त अगर इंस्टॉलमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, क्वेश्चन रेज हो गया कि ये कवर हुआ कि नहीं हुआ, वजाहत की, ये भी कवर हुआ। कैसे कवर किया ये देखो, इंक्लूडिंग सच सेल आर ट्रांसफर अंडर क्या लिखा है? हायर परचेज एग्रीमेंट। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे? हायर परचेज एग्रीमेंट। अब यहां आके हमें इसको समझना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे। तीन हो गई हैं, तीसरे तक हम पहुंचे हैं, मगर तीसरे की वजाहत बाकी है। सप्लाई में कितनी चीजें हो गई? तीन। पहली कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? तीसरी कौन सी थी? ओके। अब हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं जिसमें हम इंस्टॉलमेंट पे चीजें खरीदते हैं। मसलन आप किसी स्टोर गए, किसी मेगा स्टोर पे गए, आपने देखा जी कोई चीज पड़ी है, पैसे नहीं है, आपने उनसे पूछा स्कीम लगी हुई है, स्कीम क्या है जी? 12 महीने में पे करो, 12 महीने में पे करो। ऐसा आपने देखा होगा, हायर परचेज एग्रीमेंट ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में गौर से देखना बेटा, ऐसी सिचुएशन में कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है किस चीज पे? हायर परचेज एग्रीमेंट में खरीदो फरोख्त करने पे। हायर परचेज एग्रीमेंट पे अगर आप सेल कर रहे हो या अगर आप परचेज कर रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है? क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है कि नहीं है?
सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है कि नहीं है? अभी अभी आपने पढ़ा, शामिल है, शामिल है, यस शामिल है इस पे। अब सप्लाई बना देने से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? टैक्स लग गया, शाबाश, टैक्स लग गया ना भाई। जब सप्लाई में है तो ऐसे ही इन्होंने बगैर वजह के तो शामिल नहीं किया ना, कहा तू भी सप्लाई, आजा लाइन में, खुशी से लाइन में आ, आप इसका गला काटो। वो समझ रहा था जन्नत की लाइन है, गला काटो इसका, इस पर टैक्स लगेगा। तो सप्लाई बनने से टैक्स लग गया। अब दूसरा सवाल, भाई टैक्स जब लग गया तो अब मसला क्या है? बाकी चीजों को, बाकी सेल परचेज को तो हम आसानी से बता सकते हैं कि टैक्स किस महीने लगेगा। अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं पहली दफा। टैक्स कब लगेगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? हमें पता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट में हमें मसला होता है इस चीज का। टाइम ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि उस सेल को कब रिकॉग्नाइज करें, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें, किस मंथ में करें। एग्रीमेंट जनवरी में स्टार्ट हुआ, लास्ट पेमेंट दिसंबर में हुई है, तो तोड़ तोड़ के हर महीने में पेमेंट को शो किया जाए, या मिला के सारी एंड पे शो की जाए, या मिला के सारी शुरू में शो की जाए, इसका तो फैसला करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब इसने बोला, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या हायर परचेज एग्रीमेंट सप्लाई है? तो टाइम ऑफ सप्लाई बताना पड़ेगा ना। अगर लॉ नहीं बताएगा तो कंफ्यूजन होगा। ओके, फिर एक और चीज, 17 या 18%, अब 18 पहले 17% था, किस पे लगाते थे? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ, अब टर्म्स आ गए ना सारे। वैल्यू, इसका मतलब है कि जब हायर परचेज होती है, पहला मसला आया टाइम का कि कब उस सेल को रिकॉग्नाइज करके टैक्स लगाएं। दूसरा मसला आया वैल्यू क्या लें। ये मसला क्यों आया वैल्यू का? भाई इससे नहीं, वैल्यू का मसला इसलिए आया कि लाख रुपए की चीज थी, पेमेंट 1,20,000 करनी पड़ी। बताओ 1,20,000 क्यों पेमेंट की तुमने? मार्कअप का उसमें एलिमेंट है, तो ये भी तो उसको वजाहत करनी पड़ेगी ना बेटा, किस चीज की, कि हायर परचेज में वैल्यू ऑफ, क्या लिखूं बेटा, वैल्यू ऑफ व्हाट, टैक्सेबल सप्लाई क्या है। ये 3 सीख लो, तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, जिसका ताल्लुक इस डेफिनेशन से भी नहीं है, हटके है। चीजें कनेक्टेड पढ़ा रहा हूं, चल डेफिनेशन रही है मगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी कवरेज बढ़ रही है। ये एक टॉपिक नहीं, 2-2, 3-3 टॉपिक साथ चल रहे होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहला कॉन्सेप्ट सप्लाई में शामिल है, यस है। किस नंबर पे शामिल किया? 3 नंबर पे शामिल किया। आ जाओ यहां पे बेटा, ये मसला आ गया, हमें अब डिफाइन करना पड़ेगा। पहले डिफाइन करेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया ताकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल टैक्स पेयर को बता दिया जाए कि किस सेल को किस मंथ में रिपोर्ट करोगे। अगर उस पर छोड़ दिया जाएगा ना तो वो कभी भी चीजें डिक्लेयर नहीं करेगा। जब पकड़ा जाएगा, मैं तो बताने वाला था, कब बताते? 2 सदियों बाद, अगले साल, भाई कभी नहीं बताएगा ना, वो तो अपने हिसाब से। तो इसलिए कहा गया कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट बेटा, किसका कॉन्सेप्ट? अब ये भी एक डेफिनेशन है, क्या है? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं आपको? टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बताने वाला हूं। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन हायर परचेस में एक्सप्लेन हो रहा है, अभी बुशरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, ठीक है, अभी कंप्लीट होगा तो आपके सवाल हल होंगे, नहीं तो बेटा एंड पे पूछना, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि कब सेल रिकॉर्ड की जाए, सेल्स टैक्स पर्पस के लिए कब रिकॉर्ड की जाए। तो सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई में कहा जाता है कि अगर आपने क्या किया है, गुड्स आर डिलीवर्ड, क्या बेटा, गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, अब दोनों में से whichever is अर्लियर, ये है टाइम ऑफ सप्लाई की डेट।
टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में दो चीजें हैं, दो, या तो गुड्स डिलीवर हो चुकी हो या मेड अवेलेबल हो। भाई आपने एक ऑर्डर लिया और ऑर्डर के टर्म्स क्या थे, भाई मैं तुम्हारी 50 मोटरसाइकिल ना फैक्ट्री में बना के रखूंगा, तू ले जाना। हमने उसको कॉल की, तेरी 50 बाइक बन चुकी है, ले जा। अब मेड अवेलेबल है, वो नहीं आ रहा, फिर भी हमारी सेल रिकॉर्ड हो गई। मेड अवेलेबल का क्या मतलब है, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट ये है शॉप पे पड़ी है तुम ले जाओ, मुझे नहीं पहुंचानी तुम्हें, अगर इस हिसाब से जिस दिन अवेलेबल कर दोगे सेल रिकॉर्ड हो जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा। अब एक वजाहत करूं, जो लिखना नहीं, कोई नहीं लिखे, लिखना नहीं, थोड़ा अरसा पहले इसमें 3 चीजें हुआ करती थी टाइम ऑफ सप्लाई में, तीसरी खत्म हो चुकी है, लिखना नहीं वरना गलती कराओगे पेपर में। तीसरी चीज होती थी पेमेंट इज रिसीव्ड, और तीनों में से विचेवर से अर्लियर। तो पेमेंट की वजह से क्या होता था, एडवांस पे भी टैक्स लगता था। तो पास्ट पेपर में तुम जाओगे ना, ये चीज वहां तुम्हें मिलेगी, तो उस वक्त मैं बताऊंगा बेटा अब ये लॉ चेंज हो गया है, पेमेंट की बेसिस पे अब टैक्स। अगर सवाल आए 50,000 मैंने एडवांस में पे किया है, क्या टैक्स लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगा रहे हो? पेमेंट आ चुकी है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई अभी तक नहीं हुआ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है बेटा? 2 चीजें। कौन सी 2 चीजें? कौन सी 2 चीजें? गुड्स आर, या एक सेकंड देना बेटा, मुझे कंप्लीट करने दो। ये था केस 1। अब आओ हमारे केस की तरफ। हमारा केस क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि केस 2 है हायर परचेज के लिए, उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग है। हायर परचेज एग्रीमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है वो लिख लो। हायर परचेज के लिए अलग से बताया गया है टाइम ऑफ सप्लाई। इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई है द टाइम व्हेन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। जिस मंथ में एग्रीमेंट करोगे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। जिस मंथ में एग्रीमेंट करोगे हायर परचेज का, उस वक्त सप्लाई का टाइम हो गया, यानी टैक्स को ऐसे रख, उस मंथ में ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि पूरी पेमेंट को तोड़ तोड़ के पेमेंट नहीं ले रहा, आखिर का सबर भी नहीं है कि आखिरी महीने का इंतजार करे, क्योंकि टैक्स वाला है, गवर्नमेंट है, वो तो डूब ही रही है। क्या बोल रही है? मैं तो डूबा हूं सनम, तू भी इधर आ, ले तू भी पैसे निकाल ताकि तू भी डूब। तो वो डे 1 पे टैक्स लेके जा रहे हैं हमसे। 2 सवाल सेटल हुए हायर परचेज के, बताओ कौन से? शाबाश, सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है। दूसरा क्या क्या है टाइम ऑफ सप्लाई? बताओ। नहीं नहीं, इसके लिए बताओ ना यार। एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। ये अलग अलग केसेस हैं दोनों का, बुशरा विचएवर इज अर्लियर नहीं होता, ये 2 अलग केसेस हैं। इसमें विचएवर इज अर्लियर, ये अलग केस, ये अलग केस, ये एक साथ नहीं है। अब मुझे पूरी टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बताओ। इन नॉर्मल केसेस टाइम ऑफ सप्लाई 2 चीजें, गुड्स आर डिलीवर्ड या यहां दोनों में विचएवर इज अर्लियर, इनमें विचएवर इज अर्लियर। मगर जो हायर परचेज का केस है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई एक चीज, टाइम व्हेन एग्रीमेंट इज एंटर्ड। क्लियर हो गया? अब एक सेकंड देना बेटा सवाल से पहले। अब आ जाओ आखिरी चीज की तरफ। तीसरा सवाल क्या है? वैल्यू क्या ले? वैल्यू भी तो लेनी है ना हमने। वैल्यू में मसला क्या है? वैल्यू में मसला क्या है बेटा? वैल्यू में मसला ये है, वैल्यू में बेटा मसला ये है कि इंटरेस्ट शामिल होता है, मार्कअप शामिल होता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 1 लाख रुपए की परचेज है, प्लस उसमें मार्कअप हो जाता है। से मार्कअप था 20,000 का, तो टोटल पेमेंट हमने की होती है 1,20 की। अब टैक्स किस पे लगाएं? इसका सवाल का जवाब है। अब इसका जवाब सुनिएगा और फिर आप आगे बढ़िएगा। हायर परचेज की सूरत में देखना होता है बायर कौन है। ये डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? बायर कौन है। अगर बायर, वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहां, अगर बायर कंज्यूमर है और वो भी फ्रॉम, ये जरूर लिखना, कंज्यूमर फ्रॉम जनरल पब्लिक है,
यानी वो अमाम है, गुरुबा, इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, तो ऐसे केस में विदाउट मार्कअप टैक्स लगेगा। क्या? विदाउट मार्कअप, यानी इन अदर वर्ड्स विदाउट मार्कअप का मतलब है कि उस प्रोडक्ट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी पे टैक्स लगाया जा रहा है। और फेयर मार्केट वैल्यू को सेल्स टैक्स में कहते हैं ओपन मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं बेटा उसको? ओपन मार्केट प्राइस कहते हैं। ओपन मार्केट प्राइस किसे कहते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू को कहते हैं। सेल्स टैक्स में इसके लिए ओपन मार्केट प्राइस का टर्म यूज हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जो 1 लाख रुपए की चीज बिक रही है, 1,20,000 की मैं खरीद रहा हूं, पागल हूं? नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो मैंने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी थी। तो मैंने कहा कि अच्छा एक साथ 1 लाख रुपए होते, मैं 1 लाख रुपए की ले लेता। मुझे पास 1 लाख नहीं था, मैंने इंस्टॉलमेंट में परचेज की, 1,20,000 की हो गई, 12,000 हजार रुपए, 11,000 हजार रुपए, 10,000 हजार रुपए करके मैं पे कर रहा हूँ। मगर बाय द एंड मैंने टोटल पेमेंट की है 1,20,000, जिसमें से 20 क्या है? मार्कअप है। और अगर मैं कौन हूं? कंज्यूमर फ्रॉम, तो टैक्स किस पे लगेगा? 1,20,000 पे या 1 पे? 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, इसमें मार्कअप शामिल। और अदर केसेस से वही चीज खरीदने वाला उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, डिस्ट्रीब्यूटर ने इंस्टॉलमेंट पे परचेज की थी और मार्कअप शामिल किया था, तो ऐसे केसेस में विथ मार्कअप टैक्स चार्ज होता है, विथ मार्कअप टैक्स चार्ज होगा। ओपन मार्केट प्राइस कहते हैं OMP, ओपन मार्केट प्राइस कासिम, ये है फेयर मार्केट वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, वो बात पुरानी हो गई बेटा, विच एवर इज अर्लियर यहाँ है। हाँ बुशरा के लिए बेटा, ये विच एवर इज अर्लियर था, इसका जवाब है विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू विकास। अब बेटा आगे सुनो, मुझे अब ना इसकी होलिस्टिक, ये तुम्हारे सामने एक टॉपिक कवर हुआ है, 2-2, 3-3 टॉपिक कवर हुए हैं, मैं आपको जिस तरीके से कनेक्ट करके, मगर चीजें फॉलो होंगी, समझ आएंगी। मुझे एक बात बताओ, टॉपिक चल रहा था कौन सा? टॉपिक चल रहा है हमारा डेफिनेशन, किसकी? उसमें केस आया, किसका केस आया? उसकी हमने टेक्स्ट स्टेटमेंट सीख लिया आज। टेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसी कनेक्टेड पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। 3 सवाल के जवाब। हायर परचेज का मतलब इंस्टॉलमेंट पे खरीदना, उसके 3 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है? सप्लाई में शामिल है कि नहीं है? क्या जवाब है? दूसरा सवाल क्या है? उसका टाइम, तो छोड़ो उसका टाइम ऑफ सप्लाई, पहले बताओ टाइम ऑफ सप्लाई कहते किसको है? कि सेल कब रिकॉग्नाइज करें। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है टैक्स कब लगाएं, किस पॉइंट पे टैक्स लगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, वो टाइम क्या है जब टैक्स लग जाएगा कानूनन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, वो टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलता है। तो बताओ जनरल केसेस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 2 चीजें, गुड्स आर डिलीवर्ड और, मगर विच एवर इज, और हमारे केस के लिए हायर परचेज के लिए बताओ एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। और तीसरा मसला क्या था? अब वैल्यू में प्रॉब्लम क्या है? फिर मार्कअप शामिल होता है। अब बताओ मार्कअप शामिल करें कि ना करें? डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? बायर पे। बायर अगर कौन हो? कंज्यूमर फ्रॉम जनरल पब्लिक, तो उस केस में मार्कअप शामिल और बाकी में होगा। क्लियर हो गया? ये देखो टोटलिटी में बेटा तुमने सीख लिया, ट्रीटमेंट भी सीखी। जी बेटा देखिए, कंज्यूमर है जनरल पब्लिक में से, कंजप्शन के लिए ले रहा है, तो मार्कअप शामिल नहीं है। हाँ बताएगा नहीं। अब कानून बनाते वक्त जो सबसे बड़ी अजम्पशन है वो ये है कि लोग ईमानदार हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान में कलेक्टेबल टैक्स कलेक्ट होता है? तो लोग यही तो करते हैं, तेरी वाली बात, कि दिखाते कुछ है करते कुछ है। अब ये फर्ज किसका है फिर इनको डिटेक्ट करना? एफबीआर का। हमारा काम है। और एफबीआर ये काम अगर सही से करे तो फिर कोई भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसको डिटेक्ट करेंगे तो पेनल्टी लगेगी बेटा, फायदा कम नुकसान ज्यादा। तो वो अगर सही काम एनफोर्समेंट का हो ना, इस मुल्क का मसला ही तो यही है। एनीवे आगे रुको 1 सेकंड बेटा, थोड़ा मुझे कवर करने दो,
टाइम के हिसाब से फिर मैं आता हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। कितने हो गए बेटा एंट्रीज? कौन कौन सी? कौन कौन सी? यार कितना अच्छा हो हम याद भी करके जाए। हाँ कितना अच्छा हो, चीजें याद भी हो। नंबर 1 क्या है? सेल। दूसरा क्या है? अदर ट्रांसफर, जो इज ऑनर, डिस्पोजल करने। तीसरा, अच्छा जी आ जाओ अब इसमें। ये देखो एंड इंक्लूडिंग, लिस्ट बन रही है, लिस्ट। अब बेटा ये था जिसमें से 3 सवाल उसने पूछे लास्ट अटेम्प्ट में, ये ए वाली चीज से पूछा है उसने। ये 3 एंट्रियां मैं दिखाऊंगा इधर से, कनेक्टेड है, कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है, मगर ये दिस इज द एरिया जहां से उसने सवाल बनाया, तो समझते हैं उसको भी हम। दोबारा पूछेगा इस एरिया से, कहता है पुटिंग टू, अगर गुड्स कौन सी हैं जो आपने मैन्युफैक्चर की हैं। ये देखो कहां लिखा है गुड्स, ये गुड्स लिखा है बेटा, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। अगर तुमने गुड्स खुद मैन्युफैक्चर की, मेरी गुड्स हैं, और उसे 3 किस्म का इस्तेमाल कर रहे हो, 3 किस्म का इस्तेमाल हो रहा है उसका। 3 किस्म का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? 3 किस्म का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1 पुटिंग टू, लफ्ज देखो क्या लिखा है बेटा, पुटिंग टू प्राइवेट यूज। लिखो भाई पुटिंग टू प्राइवेट यूज। नंबर 4 के अंदर पहला केस क्या है? गुड्स को पुटिंग टू प्राइवेट यूज। अच्छा जी, प्राइवेट यूज किसे कहते हैं? जाती इस्तेमाल, घर ले जाना, ड्राइंग्स अपने इस्तेमाल में लाना। मैं एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरर हूं, एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, और मेरे घर में एयर कंडीशन, एसी से अगर पानी गिरा, ये मतलब हकीकी कहानी नहीं है, ये ऐसे समझा रहा हूं तुम्हें। मैं एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें एसी बनते हैं, मेरे घर में एसी लगा हुआ था, उससे पानी गिरा, तो बीवी क्या करेगी? बीवी ये किसने बोला साफ करेगी? भाई तू किस जहान में रहता है यार? यार अल्लाह करे ये हमें भी इस तरह होता है यार। बेटा वो एसी उतार के तेरे सर पे मारेगी कि ये है तेरी प्रोडक्ट, ये है तेरी कंपनी, ठीक है। फिर उसको उतारेगी, दरवाजे के बाहर लात मार के जा। फिर दूसरा ऑर्डर क्या होगा? दूसरा ऑर्डर क्या होगा? नया सी नया, यस बॉस, यस बॉस। उसी वक्त किसी को फोन करोगे और उसको 2-3 गालियां देंगे, जल्दी एसी ला, भागता वो लोग आएंगे, एसी लग गया। भाई वो तो ठीक है, घरों के घर घर की कहानियां हैं, ये तो चलती रहेंगी। मसला ये है, मसला ये है, सेल्स टैक्स क्या करेगा? सेल्स टैक्स कहेगा कि देखो ये बीवी हस्बैंड वाइफ के अपने ताल्लुकात है, मैं नहीं घुस सकता, मगर मसला ये है कि यहाँ एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है, मेरा थोड़ा सा हक बनता है, मेरा थोड़ा सा हक बनता है बात करने का। बीवी उसको इजाजत देगी, हाँ सेल्स टैक्स बात कर तू। सेल्स टैक्स भी बीवी से डरता है, पता है, बोल तुझे क्या चाहिए। ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, इस पे टैक्स है हमारा, इस पे टैक्स कैसे हो गया? तुम कंज्यूमर भी तो हो, और टैक्स कौन सा है? कंजप्शन पे। इसका मतलब है, गौर से सुनना, सेल्फ सप्लाई पे भी टैक्स है, सेल्फ सप्लाई पे भी टैक्स है, सेल्फ सप्लाई पे भी टैक्स है। खुद को भी तो हम बेच ही रहे हैं ना, अपनी चीज है तो पैसे नहीं ले रहे। तो आप मुझे बताओ, पुटिंग टू प्राइवेट यूज पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी 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 सप्लाई तो हो गया ना, टैक्स लगने ना लगने की कहानी अभी चल रही है, अभी मैं कहानी थोड़ी आगे पढ़ाऊंगा, मगर अपेरेंटली लगेगा, ये भी तो इस्तेमाल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पुटिंग टू विच यूज बेटा? प्राइवेट यूज। ओके नेक्स्ट आ जाओ बेटा, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा? बिजनेस। अगेन लिखो, सारी बातें लिखो, पुटिंग टू कौन सा यूज? बिजनेस यूज। तीसरा क्या है? पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज। तीनों लिखो भाई। पुटिंग टू बिजनेस यूज क्या है? वही ऐसी ऑफिस में लगा दिया, ठीक है भाई। मैं एक और मिसाल दे रहा हूं बेटा, एक और मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि आगे ये मिसालें आएंगी, अगली क्लास में मिसालें होंगी। देखो मैं सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग करता हूं,
मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, एक पार्ट, कोई प्रोडक्ट का पार्ट बनाता हूं, सारी दुनिया को पार्ट बेचता हूं, मगर जिस प्रोडक्ट में वो यूज होता है उसकी एक फैक्ट्री मेरी भी है। अपने पार्ट्स खुद परचेज करके लगाऊंगा, परचेज थोड़ी होगा, पुटिंग टू बिजनेस यूज, अपनी बनाई हुई चीज अपनी जगह लग रही है, इस तरीके से। और तीसरा क्या है, पुटिंग टू, ये नॉन बिजनेस का मतलब क्या है, सुनना सुनना सुनना, नॉन बिजनेस का मतलब क्या है, ना घर ले गया ना बिजनेस में लगाया, किसी और को दिया। तो वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, चैरिटी भी हो सकती है, किसी और थर्ड पार्टी को मुफ्त में भी दे सकता हूं। ये अदर केस जो है ना नॉन बिजनेस कहलाएगा। इन तीनों केसेस में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी कहानी अभी चलेगी। मगर मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तीनों सप्लाई में आए कि नहीं आए? अब सप्लाई में आए कि नहीं आए? ऑनलाइन वाले बेटा बताओ आए कि नहीं आए? तो मुझे इसमें से एक आध ट्रांजेक्शन जरा ढूंढने दो। कौन सी वाली थी? नंबर बताओ, नंबर। 3 में, हाँ ये देखो तीसरा, शाबाश बेटा। ये वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, रॉ मटेरियल ऑफ ₹2 million which were given to a factory engineer for, बताओ सप्लाई है कि नहीं है? सप्लाई हो गया ना, किसे सप्लाई में कवर हुआ? नॉन बिजनेस यूज, राइट। सेकंड वाले की ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 million which were withdrawn, ये भी हो गया प्राइवेट यूज। 2 एंट्रियां खुद आइडेंटिफाई हो गई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सबर से जरा देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें ना प्रैक्टिकल में कुछ नहीं बताया, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन बताई इसका क्या होगा। अगर सपोज कर लो, अगर तुमने पिछली प्रैक्टिस सही की है, 2-3 सवाल जो मैंने कराए सही किए हैं, और फॉर्मेट तुम्हें आता है, ये 7 स्टेप फॉर्मेट तुम्हें आता है, मैं तुम्हें ट्रांजैक्शन बता दूं अगर, तो क्या सवाल सॉल्व कर पाओगे? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि 2 चीजें क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट बनाओ और प्रैक्टिस करो, पेपर पास। ये तुम्हारे सामने है। पहले आपके लिए ऊपर से गुजर रहा था, मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, समझ आ रहा है। आगे की हमारी 3 से 4 क्लासेस ऐसे कवरेज की होंगी, सुनना, कवरेज की होंगी। छोटे छोटे सवाल तो आएंगे मगर कवरेज करते जाएंगे, फिर इस सवाल तक पहुंचेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, जैसे 2 एंट्रियां भी हो गई। ठीक है? हाँ बेटा। क्या बेटा? बिल्कुल है बेटा, आप इसकी एक एंट्री ना 1 से 2-3 जगह देखोगे कवर हो सकती है। ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर 4 ट्रांजेक्शन हुई हैं, 4 में से 4th ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी वजाहत बाकी है, थोड़ी वजाहत बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी वजाहत बाकी है, वो मैं अगली क्लास में करूंगा। आपने इनको याद करना है। कोई सवाल है तो पूछ लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना टाइम अभी एंड हुआ है। ऑनलाइन बेटा कोई सवाल? ओके, शाबाश बेटा। चलो भी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में एक्सपेक्टेड है कि हम कोई सवाल प्रैक्टिस के लिए भी कर पाएंगे, वरना उससे अगली क्लास में होगा। रिपीट सेल, फैजान बेटा, सेल जो ट्रांजैक्शन है इसकी अगर तुम कॉमन डिक्शनरी मीनिंग उठाओगे तो उसमें 2 पार्टीज का होना और फिर कंसिडरेशन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, वरना वो सेल नहीं कहलाती। तो उसको भी शामिल किया, और उसके अलावा बाकी बहुत सारी और ट्रांजैक्शंस को भी शामिल किया ताकि ज्यादा टैक्स लग सके, ज्यादा बड़ा दायरा बना दिया टैक्स लगाने का। ठीक है सर, एज ओनर आई हैव राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड व्हेन ट्रांसफर दिस राइट डिस्पोज थर्ड पार्टी कंसीडर। विकास देखो बिल्कुल सही है, जब आप किसी के ओनर होंगे तो ही किसी और को वो आप ट्रांसफर कर सकोगे, मगर ट्रांसफर की ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, टीसीएस को हमने जाके गुड्स दी, वो भी ट्रांसफर है। इवन हमने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी किसी को इस्तेमाल करना, रेंट पे चीजें दी हैं, वो भी ट्रांसफर है। हमने किसी को दिया ये मशीन इस्तेमाल करो, जनरेटर इस्तेमाल करो, मगर ये सारे ना टैक्स में नहीं आएंगे। कब टैक्स में आएंगे? जब अगला बंदा एज ओनर बन के,
एज ओनर बन के उसे बेच सके, ट्रांसफर कर सके। देखिए इसकी लॉजिक है, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम एज ए टैक्स पेयर कर रहे हैं। हमें एज ए टैक्स पेयर कैलकुलेशन आईकेप करवाता है कि आप टैक्स पेयर हो, एक एडवाइजर हो, आपकी फर्म है, आप किसी टैक्स पेयर की कैलकुलेशन कर रहे हो, जिसमें पेएबल पे जब आ गए और देखा कि ये मेरा पेएबल है और ये मेरा रिसीवेबल है। रिसीवेबल किससे? एफबीआर से। तो कहते हैं एफबीआर भी तो चेक करे ना यार, हम अपनी तरफ से नेट ऑफ करके नेट पे करें और पता चले रिफंड गलत हो, तो जहां से रिफंड मिलना है ना वो उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो रिफंड क्रिएट होता है। तो हमें इसलिए दोनों को अभी अलग रखना है, पेएबल पे कर देना है और रिसीवेबल को रिफंड कराना है, इस वजह से, क्योंकि वो एफबीआर उस पर एतराज कर सकता है कि नहीं जी तुम्हारा रिफंड ही नहीं है, ये तो फला फला तुम्हारे मसले, ये मसले, ये गलत है, वो गलत है, तुमने तो उस पर रिफंड कैसे ले लिया, ये कर दिया, मतलब देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रीजंस। तो वो चेक करेंगे फिर हमें रिफंड मिलेगा, इसलिए हम सेट ऑफ नहीं करते। बताता हूँ बेटा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिपीट करें। अली अकबर बेटा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वो वैल्यू है जिसको हम टैक्स करते हैं। मिसाल, आपने 1 लाख रुपए की चीज बेची तो वो 1 लाख रुपए टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? टैक्सेबल है। तो वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सिंपली बोले तो सेलिंग वैल्यू, सेल वैल्यू। ठीक है सर, प्लीज चेक माय कम्युनिकेटेड क्वेश्चन व्हाट्सएप, आई हैव वेटिंग फॉर 5। वकास बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। सर गिफ्ट देने पे भी टैक्स। देखो अभी तक हमने सिर्फ हमजा ये पढ़ा कि गिफ्ट शामिल है, किसमें शामिल है? सप्लाई में शामिल है। अब इसका मतलब है कि पहला तो ओके आ गया, उसका सप्लाई होना चाहिए, मगर कुछ और भी तो रिक्वायरमेंट्स है ना, और क्या क्या है तो हम वक्त के साथ पढ़ेंगे। क्या उस पर टैक्स लग सकता है? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, मगर कुछ और चीजें भी हैं, और कब नहीं लगे, नहीं लगेगा हम उसको भी देखेंगे। मार्कअप किस पर लगेगा? ये समर देखो, मार्कअप या इंटरेस्ट, मार्कअप या इंटरेस्ट की जो बात है वो आया किस केस में? वो उस केस में आया, इस केस में आया जिस केस में हमने किसी से इंस्टॉलमेंट पे चीजें परचेज की। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट में परचेज की, बंदे ने कहा लाख रुपए मुझे चाहिए, आपने कहा लाख रुपए नहीं है, साल में दूंगा, तो उसने कहा भाई साल में तो फिर मेरे पास तो पैसे फंस गए, तो इस वजह से वो मार्कअप या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं साल का। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे 20,000 रुपए का हमने मार्कअप पे किया, तो ये 20,000 रुपए जो होंगे वो टैक्स होंगे कि नहीं होंगे, इस पे टॉपिक था। तो मैंने कहा बायर पे डिपेंड करता है, ये हर केस में नहीं होता, ये हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे होता है। ठीक है भाई, समझ? ठीक है, और कोई सवाल भाई? सैयदा सनी ए जहरा, ब्लड रिलेटिव्स को गिफ्ट इज नॉट, वो इनकम टैक्स है। सानी बेटा, सानी हो तो 1 लिखना, सनी ए जहरा हो तो, क्योंकि नाम किसी का गलत प्रोनाउंस करना वो जुर्म है, तो आपने लिखा है सानी 1 लिखो, सनी ए जहरा 2 लिखो। कौन सा करेक्ट नाम है? सैयदा सनी ए जहरा। अच्छा सानी 1 इज करेक्ट, वे आपको जहरा बोलेंगे बस। ठीक है जहरा। अच्छा ठीक है जहरा। देखो बेटा ये है कि वो इनकम टैक्स है जो आपने बोला ना, इनकम टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगता, यहाँ गिफ्ट पे भी टैक्स लग सकता है क्योंकि ये सेल्स टैक्स है, यहाँ ट्रांसफर है, सप्लाई है, फिर हम बाकी चीजें, बाकी रिक्वायरमेंट्स पे देखेंगे, उस पर टैक्स लग सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर गिफ्ट पे टैक्स ना हो तो बहुत सारी सेल ना ट्रांसफर लोग करेंगे, गिफ्ट की फॉर्म में दिया करेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? टैक्स तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप बच्चों बताओ। वालेकुम अस्सलाम।